स्टार्ट कर दें। ओके स्टार्ट है। चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल। तो आज हमारा सितंबर 2021 की अटेम्प्ट का जो बैच है उसकी फर्स्ट क्लास है और उसके आज की क्लास में हम दो तीन चीज़ों को जो है वो नोट करेंगे। पहले नंबर पे हम देखेंगे कि भैया सिलेबस क्या है। दूसरे नंबर पे हम ट्रेंड पैटर्न देखेंगे। थर्ड नंबर पे हम जो है अपना कोर्स कवरेज के थोड़ी सी बातें करेंगे, गपशप। और चौथे नंबर पे जो होगा वो इंशाल्लाह हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे भी सही। ठीक है। अच्छा, अब बेटा जहां तक बात है बीएमबीएस की, तो क्या कहते हैं, ये एक घर का नन्हा मुन्ना सा बच्चा है। ठीक है, जिस तरह के आजकल हमारे हालात हैं, खासतौर पे लॉकडाउन में हॉस्टलाइज स्टूडेंट जब घरों में रहे हैं तो उनको पता चल गया कि उनकी क्या वैल्यू घर में बची है। मतलब 2-3 महीने बाद बंदा 1-2 दिन जाता था, बड़ी खिदमत हुआ करती थी। लेकिन मुसलसल 6-7 महीने घर में रहने से हमें पता चल गया है कि हमारी घर में क्या वैल्यू है। तो सेम इस तरह बीएमबीएस की सीए के सब्जेक्ट्स में वैल्यू है। पहले हद तक ये ठीक होता था। अगर हम पिछली 2 अटेम्प्ट्स की बात करें तो उससे पहले की हद तक ये हम कह सकते थे कि एक आसान सब्जेक्ट था, छोटा सब्जेक्ट था और आसानी से हो जाता था। लेकिन बेटा अगर हम लास्ट 2 अटेम्प्ट का ट्रेंड देखें तो आई कैप टोटल 180 डिग्री पे शिफ्ट कर गया है अपनी अप्रोच को पेपर बनाने की। अब ये चीज़ सही है कि ये सब्जेक्ट हमारा छोटा है। अगर हम इसको देखें तो टोटल 253 पेजेज़ हैं, लेकिन अगर हम अपने नोट्स से इसको तैयार करेंगे, हमने तैयार नोट्स करने हैं बेटा। ये बात ज़हन में रखें कि हमने बुक तैयार नहीं करनी। अगर हम बुक की बात करें तो 280 पेजेज़, 253 पेजेज़ विद पास पेपर प्रैक्टिस रट्टा लगाने बैठ जाएँ तो बेटा 6 महीने क्या 1 साल भी कम है इसके लिए। हमने याद जो है वो नोट्स करने हैं और जो नोट्स होंगे वो आपको हर क्लास में हम पढ़ेंगे भी वहीं से आपको मिल जाएँगे। लेकिन हर क्लास के बाद हम स्टडी टेक्स्ट के अंदर से मौजूद एग्जाम्पल को मस्ट किया करेंगे। लास्ट टाइम तो मैंने वीडियो छोटी सी बनाई थी, उसमें मैंने आपको पेपर जो है उसका दिखा दिया था, एनालाइज किया था उसको कि भाई आई कैप पहले ये करता होता था कि ऑलमोस्ट 40% क्वेश्चन वो होते थे जो बिल्कुल स्ट्रेट होते थे, मतलब 1 लाइन 2 लाइन मैक्सिमम 3 लाइन तक जाता होता था और वो कह देता जी फलानी थ्योरी हमें दे दो या कुछ इस तरह की चीज दे दो। लेकिन क्या कहते हैं 30 to 40% होता था वो इस तरह होता था कि वो 5-7 लाइनें तो होती थी लिखी हुई, लेकिन वो भी स्ट्रेट ही होता था। ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि क्योंकि आई कैप ने कहा हुआ है कि जी हम 40% नॉलेज चेक करते हैं, 60% कंसेप्ट चेक करते हैं। तो वो कंसेप्ट वाली जो 60% चीज है ना, उसको टैकल करने के लिए आई कैप क्या करता था कि 5-6 लाइनों का क्वेश्चन बना के देता था, लेकिन बहरहाल वो क्वेश्चन स्ट्रेट हुआ करता था। ठीक है। अब जो 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन होता था, जो नॉर्मली फर्स्ट क्वेश्चन होता था, वो परफेक्ट केस स्टडी होता था। ठीक है। तो लिहाजा हमेशा 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं बुक के अंदर, एग्जाम पेपर के अंदर। एक तो होते हैं स्ट्रेट, जो मतलब 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन होते थे, जिसके अंदर वो सीधी सी रिक्वायरमेंट पूछता था, भाई हमें ये थ्योरी बता दो, ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दो, या इसकी हेडिंग्स प्रोड्यूस कर दो, वगैरह वगैरह। 30 to 40% वो क्वेश्चन होते थे जो हाइब्रिड होते थे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होते थे जिनकी तकरीबन 75-80% तैयारी जो है वो कंप्लीट होती थी। तो इसमें क्या होता था कि थोड़ी वो स्टोरी होती थी, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट स्ट्रेट होती थी। बस चीज ये होती थी कि हमने आंसर को क्वेश्चन के मुताबिक ड्राफ्ट करना होता था। मतलब हमने रिलेट करना होता था हर चीज को, हर टॉपिक को, हर लाइन को, और वो 4-5 लाइनों को तरतीब से हमने एक्सप्लेन करना होता था। और 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन वो होता था जो तकरीबन आधे पौने पेज का होता था, जिसमें बहुत सारी अन्य व अंग्रेजी लिख देता था आई कैप, और उसके ऊपर हमने आंसर करना होता था। ये वो क्वेश्चन होते थे बेटा, या ये वो होता था जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए होता था, जो 95% 90% तैयारी करके आए हुए होते थे। लेकिन अब सिचुएशन कुछ डिफरेंट है। अब तकरीबन आई कैप 80% हाइब्रिड में शिफ्ट कर गया। मतलब सारे केस स्टडी हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ के जिसके अंदर उसने 5 या 6 लाइन से कम क्वेश्चन पूछा हो। अब अगर हम बीएमबीएस की बात करें तो बेटा इसके अंदर टोटल कोई टॉपिक बनते हैं 50 भी नहीं बनते याद करने वाले। मतलब अगर हम टॉपिक करें तो तकरीबन 20-25 थ्योरीज हैं। बाकी कोई टॉपिक हैं तो वो तकरीबन 50-60 के करीब। टोटल टॉपिक कितने बनते हैं? अगर हम देखें कि ये 2013 में जब ये सेपरेट हुआ था तो अब तक ये तकरीबन कोई 14-15 अटेम्प्ट इसकी हो चुकी हैं। तो हर अटेम्प्ट में अगर 10-12 क्वेश्चन जो होते हैं उनको देखा जाए तो ये भाई तकरीबन 150-200 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो टेस्ट ना हो चुका हो। तो पुराने पैटर्न पे पेपर बनाना बीएमबीएस का खास तौर पे वो बहुत ज्यादा मिसलीड था कि बच्चे 4-5 अटेम्प्टों के पास पेपर करते थे, वही क्वेश्चन आता था। मतलब मैं अपना बताऊं, जब मैंने पास किया था तो उस वक्त 80% एक मॉक था एक कॉलेज का जिसको मैंने किया था, और उसको मॉक के अंदर क्या था कि जितने टॉपिक रह चुके थे आई कैप के उन्होंने वो सारे उसमें डाल दिए थे।
तो वो मॉक मैंने एग्जाम सेंटर के बाहर बैठ के किया, मतलब वैसे गया हुआ था, एक दोस्त ने उठाए हुए थे, मैंने कहा भाई मुझे भी दिखा, हालांकि ये चीज नहीं करनी चाहिए लेकिन क्या करें भाई, हम भी आप ही की स्टेज से होके आए हैं तो हम रोकते हैं बच्चों को, लेकिन उसने मुझे वो मौका दिया, मैंने वहीं पे बैठ के पढ़ा सीढ़ियों के ऊपर। पीसी कैटरिंग मेरा बना था तब, उधर रायगढ़ रोड के ऊपर लाहौर में, तो वहीं पे बैठ के पढ़ा था और 80% क्वेश्चन उसमें से आए हुए थे। वजह क्या थी कि रिमेनिंग टॉपिक ही वही थे जो टेस्ट हो सकते थे। अब चीज डिफरेंट है, अब आई क्या क्या कहता है कि प्रैक्टिकल सिनेरियो देता है और वो सिनेरियो एक्सप्लेन करने का कहता है, वो नहीं आपसे कोई चीज स्ट्रेट डिमांड कर रहा होता। तो ये एक टेक्निक है, ये एक टेक्निक है जिसको हमने सीखना है, और ये टेक्निक हमें पास पेपर जो पिछली 2 अटेम्प्ट किए हैं ज्यादातर इसमें से समझ आएंगी, और ज्यादा इसका अगर हम कहें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो करना है वो है बुक की एग्जाम्पल। अगर आप पेपर उठाएं और बुक की एग्जाम्पल को देखें तो वो सेम पैटर्न पे बनी हुई है। तो लिहाजा हम ये होगा कि हम हर चैप्टर करने के बाद अपने नोट से उसकी तैयारी करेंगे, तैयारी करने के बाद हमने बुक से एग्जाम्पल करनी है, और थर्ड नंबर पे आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा पास पेपर का। वो आपका टेस्ट भी होगा, वो आपका सारा कुछ होगा, और आपने उनको हर सूरत करना है। मतलब सिंपल सी बात है बेटा कि मैं बीएम लॉ खासतौर पे जो स्टूडेंट, इनको ये कहता हूं कि जो मेरे क्वेश्चन बैंक है, अगर आपने जिस अटेम्प्ट में पेपर पास करना हो वो सॉल्व कर लीजिएगा, पेपर नहीं रहेगा। बस ये अब आपकी मर्जी है कि आपने उसको कब सॉल्व करना है। हाँ, मैं टेस्ट की हद तक जो होगा कि आपको टेस्ट जो दिया जाएगा वो मैं आपसे लूंगा भी, सी सॉल्व करके उसको हम चेक भी करेंगे और उसके ऊपर हमारी डिस्कशन भी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जरा बीएमबीएस की बात करते हैं बुक की। अगर बेटा हम इसमें देखें तो जो चैप्टर 1 और 2 है, इन दोनों का मिला के वेटेज जो है वो 25 मार्क्स का है। अब ये जिन चैप्टर समझे जाते हैं, मतलब पागल अन्यवा बेतहाशा, मतलब 200 250 पेजेस में से 100 पेजेस सिर्फ क्या कहते हैं 80 पेजेस जो है 70 पेजेस दो चैप्टर्स के हैं। बाकी 9 चैप्टर जो हैं वो 130 पेजेस बनते हैं, या जो भी बनते हैं 150 पेजेस बनते हैं। तो लिहाजा इन चैप्टर्स को नॉर्मली टीचर छोड़ देते हैं कि भैया हम इसको बाद में करेंगे, लेकिन बेटा ये चीज एक तो गलत अप्रोच है। उसकी वजह ये है कि हर चैप्टर दूसरे के साथ लिंक है। अच्छा, अब हमारी क्लास में 2-3 चीजें और होंगी। हम हर चैप्टर में एक रोल आपको असाइन किया करेंगे, किसी में आप ऑनर होंगे, किसी में आप मैनेजर होंगे, किसी में आप लीडर होंगे, किसी में आप निगोशिएटर, हर चैप्टर के हिसाब से होगा। और फिर उसके बाद आपको उसके हिसाब से हम थोड़ी बहुत एक्टिविटी भी इंशाल्लाह किया करेंगे आपसे, ताकि आपका जो माइंड है ना उसको ब्रॉड किया जाए। आप खुद सोचने की जो सलाहियत है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है पिछले 2 अटेम्प्ट का पेपर देखने के बाद। तो एक जनरल जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, आपका माइंड अप्रोच है, उसको डेवलप करने के लिए हमें एक्टिविटी करना मस्ट है। ठीक हो गया। तो लिहाजा एक तो वजह यह है कि सारे चैप्टर लिंक हैं तरतीब में, कि मतलब इससे चीज इधर जंप होती है, इससे आगे से आगे आगे हम मतलब शुरू एक ऑनर से करेंगे और एंड तक एक एम्प्लॉय लेवल तक जाएंगे। मतलब एक ऑनर अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया उसने, वहां से हम स्टार्ट करेंगे काम को, कि एक ऑनर आता है, वो क्या सोचता है, वो हमारे पास आता है, तब हम कंसल्टेंट है। एज अ कंसल्टेंट हम उसको बताएंगे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस को मैनेज करना है। फिर हम जब दूसरे चैप्टर पे शिफ्ट होंगे, फिर हम कंसल्टेंट रहेंगे, लेकिन हम मैनेजमेंट को तब कंसल्ट कर रहे होंगे। पहला चैप्टर सिर्फ ऑनर्स को पढ़ाया जाएगा, हम ऑनर्स को बताएंगे। पहला चैप्टर ऑनर्स के लिए है, मालिक के लिए। हमने मालिक बन के यहाँ पे सोचना है कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं। दूसरे चैप्टर से लेके हम तकरीबन 9वें चैप्टर तक, मुसलसल 10वें चैप्टर तक एक मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्टिव में सोचेंगे। मतलब हम एक मैनेजर हैं, तो शुरू से ही हम करेंगे कि देखो, जिस तरह हम कहते हैं कि एक घर बनाना होता है तो सबसे पहली चीज प्लानिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है चीजों की। तो दूसरे चैप्टर में ये सिखाएंगे। तीसरे में हमने कहा कि भाई आपने एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, आपने माइंड मैप बना लिया, आपकी मैनेजमेंट को पता है कि उसने क्या करना है, फिर हम उनको बिजनेस का स्ट्रक्चर समझाएंगे, चेंज। तो ये सारी चीजें लिंक है। लिहाजा एक तो इनको तरतीब में पढ़ना है, दूसरे नंबर पे हर चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, बुक लाजमी हमने साथ में स्टडी करनी है। तो पहले 2 चैप्टर का वेटेज जो है वो 25 नंबर का है, और जो चैप्टर 11 है इसका वेटेज 15 मार्क्स का है। अब ये चैप्टर जो है ये काफी प्रिडिक्टिव है, मतलब इसमें से हम अंदाजा लगा सकते होते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आता है। तो अगर आप यूट्यूब पे जाके मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो देखें तो उसके अंदर मैंने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बल्कि लेक्चर्स के अंदर तो मैंने बहुत ही ज्यादा फोकस किया था। एक क्या कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के ऊपर, और एक स्टोरेज के ऊपर, और वो दोनों के दोनों ही सिर्फ इस बार क्वेश्चन का हिस्सा बने हैं। तो हम पिछले 2-3 पेपर्स को एनालाइज करके अंडरस्टैंड कर सकते होते हैं कि इसमें से कौन सा टॉपिक आना है। ठीक हो गया। अब ये जो बेटा चैप्टर है इसको हम इंशाल्लाह बिल्कुल वेरी लास्ट लास्ट पे जाके करेंगे, मतलब एग्जाम से 10 दिन या 12 दिन पहले करेंगे, जब हमने मॉक करना होगा उससे कुछ दिन पहले 3-4 दिन लगा के इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। तो लिहाजा हमने दरमियान वाले चैप्टर्स जो हैं वो इस दौरान करने हैं।
अच्छा, अब कि भाई मेरी क्लास कब फ्री होती है या मैं कब फ्री करता हूँ क्लास को, बच्चों को कब छोड़ता हूँ, तो बेटा मेरी कोशिश होती है कि मैं एग्जाम वाले दिन भी आपको पढ़ाऊं। ठीक है? एक मेरी तरतीब ये है और दूसरा सिस्टम ये है कि हादी यहाँ पे मौजूद है, इस बात को सेकंड करेगा कि मैं तैयारी क्लास में कराता हूँ। मतलब मुझे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है कि आपने बाद में पढ़ना है या नहीं पढ़ना या बाद में पढ़ेंगे, तो एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं है। हम क्लास के अंदर ही रिवीजन करते हैं, क्लास के अंदर ही मैं आपको समझाता हूँ, क्लास के अंदर ही हम तैयारी करेंगे। हमारी तैयारी क्लास के अंदर होगी, तो लिहाज़ा फ्री करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, खास तौर पे बीएमबीएस के लिए। अगर कोई बच्चा कहता है जी सर मुझे बाकी सब्जेक्ट भी करने होते हैं, तो बेटा अगर 6 महीने तैयारी नहीं की तो आखिरी 10 दिन में 1 घंटे में वो सब्जेक्ट तैयार फिर भी नहीं होने वाला। तो कम से कम हम बीए फिर बीएमबीएस जो है वो इंशाल्लाह निकालेंगे। तो लिहाज़ा मेरी कोशिश होती है कि जितना करीब आपको जाके फ्री किया जाए, ताकि एक तो चीज़ें फ्रेश रहें, आप कनेक्ट रहें मेरे साथ, और फिर ये होता है साथ में कि भाई मुझे आप लोगों के ऊपर टके का भरोसा नहीं है। सीधी-सी बात है कि आप बाद में बैठ के पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं ना कि इसके साथ वही छोटे बच्चे वाला सलूक करते हैं। ठीक है यार, ये तो तैयार है ना, अब छोड़ दो इसको, तो तैयार है, हम थोड़ा-सा अकाउंटिंग कर लें, हम थोड़ा-सा वो वाला सब्जेक्ट कर लें, तो ऐसा नहीं होना। ठीक है? हम एग्ज़ाम के बिल्कुल करीब जाके 5-7 दिन पहले आपको फ्री करेंगे, अपनी तैयारी हम क्लास में ही पूरी करके जाएँगे। ठीक हो गया? अब इन 2 चैप्टर्स के अलावा बाकी जो जितने भी चैप्टर हैं, इनके 2-2 3-3 की इस तरह ग्रिड बनी हुई है, जो कि 10 से 15 नंबर की वेटेज है। मतलब हर चैप्टर में से क्वेश्चन मस्ट आना है, ये बात तो आप कंफर्म लिख लें कि हम सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते। ग्रिड्स मौजूद हैं इनकी, तो इसी तरह ये पहले 2 चैप्टर और 11वां चैप्टर ये जो है सबसे लेंथी है। उसके बाद अगर हम बात करें लेंथी चैप्टर में से, तो वो लीडरशिप है, मोटिवेशन है। उसके बाद स्ट्रक्चर है। ये 3 चैप्टर जो हैं, ये काफ़ी हेवी हैं, मतलब इनके अंदर अगर हम बात करें जो थ्योरीज़ हैं, तो वो 80% थ्योरीज़ इन 3 चैप्टर के अंदर ही फ़ॉल करती हैं। पहले चैप्टर के अंदर 7 थ्योरीज़ हैं, दूसरे चैप्टर के अंदर 4 थ्योरीज़ हैं, और अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के अंदर भी इस तरह 3-4 थ्योरीज़ हैं, लेकिन लीडरशिप और मोटिवेशन में जाके साथ-साथ 8-8 9-9 थ्योरीज़ भी हैं। ठीक हो गया? तो लिहाजा हमने हर चीज को बड़े सिंपल लॉजिकल एक्सप्लेन करके चलना है। आपने कहीं पे भी आपका कोई क्वेश्चन हो, आप फौरन पूछिएगा। यहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कि जी लॉ लॉ होता है या ये वाला चीज जो है वो इलॉजिकल है। आप क्लियरली अपना माइंड क्लियर करेंगे, एक चीज। दूसरे नंबर पे बेटा क्लास में मौजूद तमाम बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे आपकी पहचान जो है वो सिर्फ़ आपका नाम और आपकी आवाज़ है, आपको कोई नहीं जानता। लिहाज़ा बोंगिया मारने से, चवलिया मारने से बिल्कुल परहेज़ नहीं करना। जितनी आप पूछेंगे, जितने आप गलत क्वेश्चन करेंगे, उतने आपके आंसर जो होंगे वो परफेक्ट होंगे। उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। फीमेल जो है वो परेशान होती है, जी हम कैसे बोलें बीच में? तो बेटा आपको जानता ही कौन है यहाँ पे? कोई किसी को नहीं जानता। तो लिहाज़ा इस फ़ोबिया के ऊपर कि जी मैंने अगर गलत बात कर दी, सर कोई आगे से बात कर देंगे या स्टूडेंट हँसने लग जाएँगे, तो इससे क्या होगा? बेटा इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6 महीने आपके वेस्ट हो जाएँगे। और ये 6 महीने आज के आपके वेस्ट नहीं होंगे, ज़रा सोचें इन 6 महीने वो वाले जब आप क्वालिफ़ाई हो चुके हैं और 1 लाख प्लस तनख़्वाह ले रही हैं, तब 6 महीने आपके कहाँ पे खड़े होंगे? तो लिहाज़ा अगर सीए गले में पड़ गया है, तो भाई इसको निकालो आप। ठीक है? वेट नहीं करना, आपका पेपर निकलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा इस टाइम जो बैच का पर्पज़ होगा वो आपका पेपर पास कराना होगा, ना कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट या आपको क्या कहते हैं वो कोई वकील बनाना है या आपने कोई बुक लिखनी है। जिन्होंने लिखनी थी वो लिख दी, वो कुछ और ही थे जिन्होंने बुक लिख दी है, ठीक है? तो हमारी जब तक क्वालिफ़िकेशन नहीं है ना बेटा, मैं आपको एक सीधी-सी बात बता देता हूँ, रियलिटी बता देता हूँ सीए की, कि विदाउट क्वालिफ़िकेशन आप टके के नहीं हो। बस ये बात ध्यान में रखें। आप बेशक फाइनलिस्ट हैं, आप बेशक आर्टिकल कंप्लीटेड हैं, उसमें बस आपकी लाइफ वही होती है जो आम एक शख्स की बैंक के अंदर जॉब है। मतलब फुल ज़लालत माहौल है। तो लिहाज़ा विदाउट क्वालिफ़िकेशन आप कुछ भी नहीं हैं। क्वालिफ़िकेशन मैटर करती है। अगर आपकी सीवी के ऊपर क्वालिफ़िकेशन का ठप्पा मौजूद है, तो बेटा अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो भी आपको बहुत कुछ आता है। ठीक है? ये स्किल्स वगैरह इंपॉर्टेंट होती हैं, मैटर करती हैं, बहरहाल करती हैं, लेकिन ये तब तक मैटर करती हैं जब तक आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं है। जब आपकी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाती है, फिर स्किल से ज़्यादा आपकी क्वालिफ़िकेशन मैटर करती है। तो जो एक रिस्पेक्ट है, जो एक सीए की प्रेस्टीज है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वालिफ़िकेशन में है। बाकी इसके अलावा किसी चीज़ में नहीं है। आप चाहे जितनी मर्ज़ी तुरम खान बन जाएँ, आप चाहे बहुत बड़े फ्रीलांसर बन जाएँ, आप चाहे लाखों महीने का कमा लें, बेटा वेल्ले ही कंसिडर होगे। तो लिहाजा क्वालिफिकेशन मस्ट है, पेपर पास करना मस्ट है। अब कोई बंदा कहता है जी लॉजिक क्लियर होने चाहिए, जी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। भाई क्या करना है उन कंसेप्ट्स का? आप पाकिस्तान में रहते हो, यहाँ पे रट्टा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है?
रट्टा आपका बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, यहां तक कि अकाउंटिंग में भी रट्टा लगता है, टैक्स में भी बच्चों को रट्टे लगवाए जाते हैं। तो लिहाजा पढ़ना है और अपना पेपर पास करना है। ओके तो ये 11 चैप्टर होंगे और हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिमिलर चलेगी। अच्छा, अब इसमें बेटा ये होगा कि हम जैसे ही यहाँ पे 5वां चैप्टर खत्म करेंगे, 5वां चैप्टर खत्म करने के बाद जब हम छठे पे शिफ्ट करेंगे तो हमारा तकरीबन तकरीबन 50% से ज्यादा का कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, फिर हम इसकी रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। मतलब आगे जब हम छठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 2 दिन हम इसके लेक्चर लिया करेंगे, 1 दिन हम पिछला चैप्टर मतलब चैप्टर 1 की जो होगी वो हमारी रिवीजन होगी। रिवीजन का पैटर्न क्या होगा बेटा कि पहले तो मैं आपसे सुना करूंगा और उसके बाद फिर 2 या 3 क्वेश्चन जो होंगे पास पेपर के वो हम क्लास में आपसे अटेम्प्ट कराएंगे। ठीक हो गया। अभी शुरू शुरू है, हम एक ग्रुप में एक फॉर्म में इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन आप यकीन रखें कि इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम 10 to 15 डेज में हम एक बेहतरीन टीम बन जाते हैं। ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट जानते हैं हम यहाँ पे बहुत बेहतरीन किस्म की एक टीम बन जाते होते हैं और तब पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन, अपना माइंड, हर चीज ओपन रखिएगा अपने पास। रजिस्टर मस्ट रखना, नोट्स मस्ट बनाते जाएं, चीजें साथ में नोट करते जाएं। खासतौर पे जो चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना बेटा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो मैं साथ में फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल्स अटैच करता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में बैठे स्टूडेंट को जब कोई टॉपिक आता है ना तो स्टूडेंट को तब ये भी याद होता है कि सर ने इस टॉपिक पे ये वाली एग्जांपल देके इस तरह समझाया था। तो वो एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, टॉपिक साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम जरा थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं अपने जो क्या कहते हैं नोट्स वगैरह हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये हमारे नोट्स हैं इंशाल्लाह, और मैंने जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है या जो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट पैराग्राफ या वर्ड्स हैं उनको कंबाइन किया है जो कि हमारे लिए मैटर करते हैं। एक्स्ट्रा चीजें इसमें से निकाल दी गई हैं, तो लिहाजा नोट्स आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट नोट्स याद होना मस्ट है। इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बुक हम सिर्फ स्टडी के हद तक पढ़ेंगे ताकि हमारे पास कुछ मटेरियल मौजूद हो, कुछ थोड़ी बहुत आपकी अंग्रेजी बेहतर हो जाए, बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल पेजेस जो हमने याद करने होंगे वो तकरीबन 100 और 120 पेजेस सारे बनते हैं नोट्स की बात की जाए तो। पहले 2 चैप्टर जो हैं वो लेंथी हैं, इसके 11 पेजेस हैं, जो दूसरा चैप्टर उसके 20-21 पेजेस हो जाएंगे, लेकिन बाकी तमाम चैप्टर 10 से नीचे नीचे ही पेजेस के रहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हर चैप्टर का हमारे पास क्वेश्चन बैंक होगा असाइनमेंट टाइप की, तो उसके अंदर क्वेश्चन मौजूद होंगे, मुख्तलिफ चैप्टर्स के मुख्तलिफ इंपॉर्टेंस के हिसाब से होंगे, किसी के 20 हैं, किसी के 30 हैं, किसी के 40 हैं, ये सारे पास पेपर जो हैं वो कवर होंगे उसके अंदर। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं और अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है अपने प्लान के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर। जहीर, हादी, शफकत, ये ओप्पो F7 जी जहीर बेटा। सर आपके नोट्स मिल सकते हैं पीडीएफ फाइल में? जी जी बेटा, मैंने इनका चार्ट डालना है, आप लोगों के लिए ही है। नहीं तो सर ग्रुप में मिलेंगे या वैसे पर्सनल आपसे मांग लें? ग्रुप में भी आ जाएंगे, पर्सनली भी मांग सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये तो आपको मिल जाएंगे, बेफिक्र है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, ओप्पो F7 कौन है पहले तो मुझे ये बताएं। माइक है आपके पास बेटा? शफकत बेटा आपके पास? जी सर ओपन है। ओपन है। कोई क्वेश्चन? सर मैं बीला का मेरा सर बीला तो मैं नहीं लूंगा, मैं बीएमबीएस तो नहीं लूंगा, बीला और कि शायद आपका नेट डिस्टर्ब है बेटा, आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, आप मुझे टाइपिंग करके बता सकते हैं। राबिया, आवाज आ रही है आपको? राबिया मुमताज, चांस कैंसिल हो। राबिया माइक है आपके पास? राबिया गायब हो गई, चले खैर कोई नहीं, शुरू करते हैं। चैप्टर 1 मैनेजमेंट कंसेप्ट। देखो बेटा, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है ना, अब हम थोड़ा सा एक बिजनेस स्टार्ट बनते हैं। असल में होता यूं है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, ऐसे नहीं होता कि भाई किसी शख्स ने उठा और उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया तो वो बिजनेस स्टार्ट हो गया, नहीं होता। हम जब बच्चे होते हैं हम यही देखते हैं कि भाई फलाना बंदा जो है होटल खोल के बैठा और बड़ी अन्य वाह कमा रहा है। सारी बात है, हम स्टूडेंट हैं, हम होटलों पे जाते हैं, देखते हैं वो खाना, इतने लोग खाने हुए, यार ये कितना कमा रहा होगा। और हम अगर सीए वाले लोग जो हैं अपनी साइकी की बात करें ना बेटा, तो हमें सड़क पे चलता हुआ खाकरो, वो जो भिखारी होते हैं ना, उनके हाथ में जो पैसे लेके वो फिर रहे होते हैं, वो भी उनका भी हम हिसाब लगाने लग जाते हैं, यार ये कितने पैसे दिन में कमा लेते होंगे। सेम इसी तरह जो हमारा इलाके का कचरा उठाने आता है, हम 50-100 उसको देते हैं, हम उसका भी हिसाब कर रहे होते हैं, यार इस इलाके के अंदर 200 घर हैं, ये 100 भी लेता होगा महीने का, ये तो हमसे ज्यादा कमा लेता है।
तो हमारी ये लाइफ स्टेज ऐसी होती है कि हमारे पास पैसा होता नहीं है, हमारे ख्वाब बड़े होते हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों के हम हिसाब किताब कर रहे होते हैं, एग्जाम्पल्स देख रहे होते हैं, बुक्स के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और जेब में हमारे पास पिज्जा खाने का भी पैसा नहीं होता। ये एक स्टेज होती है हमारी लाइफ की। तो लिहाजा बेटा, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, सबसे पहला काम जो होता है वो ऑनर का होता है। हमेशा ऑनर ही सोचता है। अच्छा, अब हम चैप्टर 1 में हम एक चीज करेंगे, हमने यहाँ पे ये देखना है कि हम कंसल्टेंट हैं और हमारे पास एक शख्स आया है जो कि आप बात कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक शख्स बनाते हैं, उसकी ऐनक शनक बनाते हैं। ओके, ये शख्स हमारे पास आया, इसके पास पैसा है काफी सारा, जहां से भी आया है, किसी की जमीन बेच के आया है, अबे की किडनी बेच के आया है, कहीं से भी इसके पास पैसा आ गया और ये कहता है कि जी मैंने अपने पैसे से कोई काम स्टार्ट करना। अब हम कंसल्टेंट हैं, हमारी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, हम तो बैठे इसलिए हैं कि भाई कोई क्लाइंट है तो हमारे पास जनाब जी एक बंदा आता है। एक दिन हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, बड़ा ही कॉटन शाटन में गाड़ी शाड़ी से उतरता है, अंदर आता है और हम जनाब खुश हो जाते हैं, जी लोग क्लाइंट आ गया। पार्टनर भागा भागा फिर रहा होता है, जी चाय लेके आओ, बिस्किट लेके आओ। खैर, वो बंदा आता है, आके हमारे पास बैठ जाता है, हमारे पार्टनर के पास। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, सलाम दुआ होती है, कैसे हेल्प कर सकते हैं? वो कहते हैं जी मेरे पास पैसा है। हम कहते हैं जी बहुत अच्छी बात है, सानू भी दो कुछ। वो कहते हैं नहीं मैं दूंगा सही, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे इसमें चाहिए आपके लिए। हम कहते हैं जी बताएं आपका क्या मकसद है? वो कहते हैं देखो, मेरे पास सिर्फ पैसा है और मैं इस पैसे से कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहता हूं। हम कहते हैं जी ठीक है, अच्छी बात है, करें। आप कौन सा कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं? वो कहता है जी मुझे कोई स्किल नहीं आती, या मुझे ये छोटा सा इस चीज का आइडिया, या मुझे छोटा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं काम करना चाहता हूं और ये आप मुझे बताएं कि मैं क्या काम करूं। अब बेटा, हमेशा एक बात जहन में रखिएगा कि कोई भी बिजनेस जो होता है ना, वो ऑनर नहीं चलाता। ऑनर का मेन काम होता है पैसा देना, चलाने वाली होती है मैनेजमेंट। तो लिहाजा ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि ऑनर जो है वो स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है। ऑनर का काम सिर्फ और सिर्फ पैसा देना और चेक एंड बैलेंस रखना, ये दो काम होते हैं। इसके अलावा तमाम काम जो है वो मैनेजमेंट करती है। लिहाजा भाई वो बंदा आके बैठ गया और हमें कहता है कि जी मैंने काम स्टार्ट करना है। हमने कहा जी कौन सा करना है? कहते हैं जी इसी चीज के तो पैसे मैं आपको दूंगा, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो लिहाजा फिर हम क्या करते हैं, हम उसे मशवरा देते हैं कि देखो भाई, आजकल मार्केट के अंदर 3 काम जो है या 4 काम जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल जा रहे हैं। एक क्या है? एक है टेक्सटाइल, मतलब क्लॉथ का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा लो, बड़ी बूम चल रही है। दूसरा आईटी का है, आईटी इंडस्ट्री लगा लो, सॉफ्टवेयर हाउस बना लो। तीसरा वो कहते हैं कि हम भाई जी फूड चेन है, आप फूड का काम शुरू कर सकते हो, इसमें भी बड़ा फायदा है, सप्लाई डिमांड में बड़ा फर्क है। तो लिहाजा हम उसको बड़े तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई ये 3 सेक्टर जो है ना इस टाइम बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, बूम पे जा रहे हैं। आप इसमें से किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं? वो कहते हैं जी मुझे आप ही ये बताएं कि मैं इसमें से सबसे ज्यादा पैसा कहां इन्वेस्ट करूं जो सिक्योर हो। तो हम इन तीनों को एनालाइज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जी आईटी वाला सेक्टर है ना, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इसमें 2-3 फायदे हैं। पहले नंबर पे तो बेटा ये है कि ये टैक्स फ्री है, मतलब इसके अंदर टैक्स एग्जेम्पशन बहुत ज्यादा है। आप खासतौर पे अगर फॉरेन सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कोई टैक्स है ही नहीं इसके ऊपर। दूसरे नंबर पे बेटा इसके अंदर जो खिच खिच वाला काम है ना वो कम है, मतलब आपने सिर्फ स्पेशलिस्ट हायर करनी है, वो काम करेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो लिहाजा इसके अंदर कम्प्लेक्सिटीज कम है, हर बंदे को अपना काम देना है। और थर्ड नंबर पे हम उसे ये भी बताते हैं कि भाई इसके ऊपर फ्यूचर में इसके ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस है इसके ग्रोथ के, मतलब ये चीज बहुत ज्यादा टेक ओवर करेगी बाकी सेक्टर्स को। तो लिहाजा हम उससे सजेस्ट करते हैं जी आप आईटी बिजनेस स्टार्ट कर दें। ऑनर कहता है जी बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं, जी बताएं मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। हम कहते हैं जी आपका काम सिर्फ पैसे देना है। वो कहते ठीक है जी मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मुझे समझाओ तो सही ना कि मामलात होंगे कैसे, मुझे तो कुछ नहीं आता ना, मैं तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता, मुझे जावा सी प्लस प्लस इन चीजों का पता ही नहीं है, मैं तो कुछ नहीं डेवलप कर सकता। हम कहते हैं देखिए सर, इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि एक मैनेजमेंट हायर करनी होगी। वो कहता है जी ये कौन लोग होंगे? हम कहेंगे जी भाई ये वो लोग होंगे जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट होंगे। अच्छा, ये क्या करेंगे? क्या ये खुद काम करेंगे? हम कहेंगे नहीं, मैनेजमेंट कभी खुद काम नहीं करती, मतलब जो कोर एक्टिविटी है वो मैनेजमेंट नहीं करती। तो ओनर कहता है भाई फिर मैं क्यों हायर करूं? हम कहेंगे सर देखें, मैनेजमेंट लाए आप, मैनेजमेंट अपने नीचे काम करने वाले बंदे रखेगी, मतलब वो नीचे वर्कर रखेगी अपने मजीद। अब जाहिर सी बात है कि मैनेजमेंट को पता है, मैनेजमेंट ये हाईली स्किल्ड लोग हैं।
अब ये क्या करेंगे, नीचे वर्कर्स रखेंगे, हर किसी को उसकी कैटेगरी के हिसाब से, मतलब कि वेब डिजाइनिंग के कितने बंदे चाहिए वो उनको ज्यादा पता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कितने चाहिए वो उनको पता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कितने चाहिए, मार्केटिंग कैसे करनी है, एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, चीजों को प्रमोट कैसे करना है, ये सब काम मैनेजमेंट का होगा। तो लिहाजा आप सिंपल ऊपर बैठ के पैसा देंगे, मैनेजमेंट को हायर करेंगे, मैनेजमेंट सारा काम करेगी, ये नीचे वाले लोगों को मैनेज भी करेगी और आपको रिपोर्ट भी करेगी। तो लिहाजा अगर हम बात करें कि भाई मैनेजमेंट होती क्या है, बेटा ये एक क्या कहते हैं, चेन ऑफ कमांड में एक आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है दरमियान में, या एक ब्लॉक है जो कि ऑनर और नीचे वर्कर के दरमियान एक तो कनेक्शन का काम कर रहा होता है, दूसरे नंबर पे सब्सटेंशियल काम जो होता है किसी भी बिजनेस का, उसकी मैनेजमेंट, उसकी रेगुलेशन, उसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, ये सारे काम जो होती है ये मैनेजमेंट करती है। अब हमारी बीएमबीएस जो है बेटा ऑनर के ऊपर बहुत थोड़ी सी टिकी हुई है, मतलब हम पहले चैप्टर में जस्ट उसको ये बताएंगे कि भाई मैनेजमेंट कितने टाइप की हो सकती है, कैसे कैसे मैनेजमेंट हो सकता है, उनके काम क्या होते हैं। जाहिर बात है ना, उसने मैनेजमेंट हायर करने जाना है ना। अब हमारे सामने बैठा है, हमने उसको बिजनेस जो है वो इनकॉर्पोरेट करके दे दिया, उसे कहते हैं जी मैनेजमेंट ढूंढ के लाओ, वो कहता है सर जी क्या मैं कहीं किसी चौक में खड़े हुए मजदूर ले आऊं। तो जाहिर बात है हमें उससे बताना पड़ेगा, हम कंसल्टेंट हैं कि आप किस किस तरह के लोग जो है वो ढूंढ के लाएंगे जो एज अ मैनेजमेंट आपके साथ काम करेंगे। ठीक हो गया। तो फिर हम उसको इस चैप्टर में ऑनर को मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे कि भाई कौन कौन सी मैनेजर होते हैं, उनका काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, उनके अंदर स्किल्स क्या होनी चाहिए, कितने टाइप की क्वालिटीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, कौन कौन सी क्वालिटीज आपकी अच्छी मैनेजमेंट के अंदर होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हम चीजें जो हैं वो ऑनर को पढ़ाएंगे। अगले चैप्टर में फिर हम ऑनर को कहेंगे कि भाई आपने पैसा लगा दिया, आप मैनेजमेंट ले आए, आप जाके सो जाओ, आपका कोई काम बाकी नहीं रहा इस दुनिया में, अब आप धरती का बोझ बन चुके हो, आप जाके सो सकते हो। फिर हम दूसरे चैप्टर में मैनेजमेंट को उठा लेंगे और उनको समझाना शुरू कर देंगे कि भाई देखो ओवरऑल आइडिया कैसे डेवलप करना है, एक घर जिस तरह बनाते हैं उसी तरह हम पूरे का पूरा हम प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल उठाएंगे। मतलब अभी से हम एडजस्ट कर लेते हैं कि हम एक घर की एग्जांपल लेके चलेंगे, एक घर जिस तरह बनाया जाता है उसी तरीके से। ठीक है। तो लिहाजा एक घर बनाने से हम पहले प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, हर चीज उसको बताएंगे। ठीक हो गया। अच्छा अब हमारे पास भैया जी, एक मिनट दें यार, ये अली हमजा अपना वीडियो जो है बेटा वो म्यूट कर लें। ओके। तो लिहाजा इस चैप्टर में अब सबसे पहले हम जो है, हमारे सामने ऑनर बैठा है, उसने पैसा दे दिया है, हमने उसको बिजनेस इनकॉर्पोरेट करके दे दिया है। लॉ में मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट की जाती है, वो लॉ का टॉपिक है, बीएमबीएस में हम बीएमबीएस ही करेंगे। अच्छा अब हमारे सामने, हम उसे कहते हैं जी जाओ मैनेजमेंट लेके आओ, वो कहते हैं जी मैनेजमेंट होती क्या है, हम उसे बताते हैं जी मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डीलिंग, कंट्रोलिंग, कि भाई मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब मैनेजमेंट की दो तीन डेफिनेशन है, मुख्तलिफ राइटर की अपनी अपनी है, लेकिन बहरहाल मेन डेफिनेशन यही है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कि किस तरह हम रिसोर्सेज को और लोगों को कंट्रोल करके अपना स्पेसिफिक पर्पस ले सकते हैं। मुझे बताया जाए बेटा कि एक ऑनर का क्या पर्पस हो सकता है, एक ऑनर जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव होगा, कोई बताएगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है मेन? एक बिजनेस करने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है हमजा? प्रॉफिट जनरेशन सर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब प्रॉफिट कमाना, उसका काम। भाई देखो दुनिया कमर्शियल है, कमर्शियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, आप बाकी भी चैप्टर्स में पढ़ेंगे, वहां पे कोई इंसानियत नाम की चीज मौजूद नहीं है, वहां पे कोई कर्ज हसना टाइप चीज मौजूद नहीं है, वहां पे इंटरेस्ट फ्री चीज मौजूद नहीं है, वहां पे कोई किसी की फीलिंग का एहसास नहीं है। बिजनेस बिजनेस है, तो लिहाजा आपने सिर्फ बिजनेस करना होता है। तो एक ऑनर का सबसे मेन पर्पस है प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट कमाने के लिए मैनेजमेंट आती है। तो मैनेजमेंट क्या करती है कि वो रिसोर्सेज और लोगों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से एक बिजनेस को रन किया जा सके। तो लिहाजा मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है लोगों को और रिसोर्सेज को कंट्रोल करना किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब जब भी बेटा कोई प्रोसेस होता है उसके स्टेप्स मस्ट होते हैं, ये आप जिंदगी में यूनिवर्सल रूल समझ लें कि जब भी वर्ड प्रोसेस आए उसके स्टेप्स होंगे।
तो लिहाजा अगर मैनेजमेंट प्रोसेस है तो उसके स्टेप्स होंगे। उसके स्टेप्स क्या है? हेनरी फ्योल एक राइटर था, उसने बताया कि देखो सबसे पहले मैनेजमेंट का काम है प्लानिंग, कि कोई भी काम उसने शुरू करना है उसको प्लान करना कि भाई एडवांस में कौन सा हमने काम करना है, उसके ऊपर टाइम क्या लगेगा और किस तरीके से हमने कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल एक टास्क है, हमने कोई एक हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, कोई फॉरेन क्लाइंट है, उसने हमें ऑर्डर दिया है कि जी हमने ये सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो पहला काम यही होगा कि प्लान करना, किसके ऊपर हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट के कितने लोग बैठ के काम करेंगे, कितने टाइम के अंदर और कैसे काम करेंगे, मतलब सब मिल के करेंगे या हर कोई अलग अलग बैठ के काम करेगा, क्या रिलैक्स माहौल होगा या स्ट्रिक्ट माहौल होगा। दूसरे नंबर पे बेटा ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा स्टेप क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना। हमने प्लान कर लिया है, अब हमने क्या करना है? रिसोर्स ऑर्गेनाइज करनी है, मतलब अब हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोग उठा के इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाना है उनको। हमने कहना है कि जी भाई जावा वाला बंदा ये आ जाए, वेब वाला बंदा ये आ जाए, इंटरनेट नेटवर्किंग वाला बंदा ये आ जाए। अब हमने लोगों को ऑर्गेनाइज करना है। तीसरे नंबर पे जो स्टेप है वो डायरेक्शन का है कि अब हमने डायरेक्शन देनी है, मतलब मैनेजमेंट ने डायरेक्शन दे दी है लोगों को कि देखो ये काम है, इसकी ये प्लानिंग है, आप लोगों ने करना है और अब आप इसको कैसे करेंगे ताकि वो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से जो है वो एक टास्क कंप्लीट हो जाए। फोर्थ नंबर पे आता है बेटा स्टेप्स, वो होता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग से मुराद होता है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और लोगों का आपस में लिंक करना, मतलब उनको सिंक्रोनाइज करना। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम एक घर बनाते हैं, एक घर है उसकी क्या कहते हैं, एक कमरा बनाना है, उसकी दीवारें और छत बनानी है। मुझे बताएं कि क्या दीवारें खड़ी किए बगैर छत डल सकती है? कोई बता सकता है? नो सर। नहीं डल सकती। तो लिहाजा अब छत वाले बंदे और हैं जिन्होंने लेंटर शेंटर डालना है, दीवारों वाले और हैं। अब इनके दरमियान में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगी तो एफिशिएंटली काम होगा ना। मिसाल के तौर पे छत वाला कहता है जी मैंने पहले काम करना है और दीवार वाला कहता है जी मैंने करना है। वो कहता है जी मैंने 5 दिन में दीवारें बनानी है, कहता है जी मैंने तो 3 दिन मुझे मैंने सारे दिए, मैंने उसमें छत बनानी है। तो लिहाजा 2 या 3 डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो मिलकर काम कर रहे होते हैं, उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं करते होते, लिहाजा सीनियर बंदा बैठा होता है वो कांटेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बंदा है, उसको फंड चाहिए। अब जाहिर बात है फाइनेंस का डिपार्टमेंट दूसरा है। अब वो खुद तो नहीं जाएगा ना जाके फाइनेंस वाले को कहे यार 200 रुपए दे, मैंने ये चीज मंगवानी है। क्या फाइनेंस वाला उसे ये पैसे दे देगा? नो सर। नहीं देगा, बल्कि क्या होगा कि वो अपने मैनेजर को कहेगा सर मुझे यहाँ पे फंड चाहिए। अब मैनेजर जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा और उसे कहेगा कि जी इनको फंड इशू करो। तो लिहाजा चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑर्डिनेशन की है ताकि काम जो है वो प्रॉपर तरीके से हो। हम देख रहे थे वो मीम्स आए होते हैं ना, एक ब्रिज का मीम आता है कि एक ने यहाँ से बनाना शुरू किया ब्रिज, एक ने यहाँ पे बनाना, और एंड सिचुएशन कुछ यूं थी, यूं ब्रिज बने हुए थे, दरमियान में उनका कोई लिंक ही नहीं हो रहा था, कोई सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं थी उनकी। तो लिहाजा उनको कोऑर्डिनेशन और एंड पे कंट्रोलिंग है। मैनेजमेंट का काम है कि वो मुसलसल प्रोग्रेस को इवेल्युएट करती रहे, चेक करती रहे कि कितना काम हो गया, कितना रहता है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्या ये डेडलाइन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो उनको कंट्रोल करना। तो लिहाजा मैनेजमेंट एक प्रोसेस है लोगों को और रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, किस लिए? कि वो एक स्पेसिफिक पर्पस जो कि ऑर्गेनाइजेशन का है उसको अचीव कर सके। उसके स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 स्टेप जो हैं ये मैनेजमेंट के स्टेप्स होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मैनेजमेंट देखी जाए तो मुख्तलिफ लेवल की होती है, मतलब टॉप ऊपर डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं। आप किसी भी कॉलेज में जाके पढ़ने जाते हैं, किस किस कॉलेज में हैं आप इस टाइम? स्कैन, राइज, पैक, कहाँ पे हैं बताएं मुझे कोई। सर फैसलाबाद टिप्स कॉलेज। टिप्स कॉलेज, अच्छा ठीक है। हादी आप किसी कॉलेज में हैं? नो सर। अभी नहीं है। हमजा? नो सर। नहीं है। अच्छा, तो लिहाजा अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो टिप्स कॉलेज में जो है आप प्रिंसिपल तक पहुंचते हैं या नीचे कहीं पे प्रिंसिपल को मिले हुए आप? सर हमारे डायरेक्टर्स जी है ना वो ही हमें अच्छा, डायरेक्टर्स ही आपको टीचर देते लेक्चर देते हैं। देते हैं, ठीक 3 हो सर गया। अहमद जब्बार। ओके ओके। अच्छा, आपने कभी नोट किया है कि जो 3 बुक के देते हैं बस। क्या सर? अच्छा, अब मैं यहाँ पे बताना जा रहा हूँ कि देखो किसी भी कॉलेज के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्मली 3 लेवल की मैनेजमेंट होती है। एक तो होती है टॉप लेवल की, जिसमें बड़े डायरेक्टर, सीईओज वगैरह ये का लोग आते हैं जिनका मेन काम होता है डिसीजन करना, मतलब वो कभी आपको ऐसा कभी अच्छा हम ना एक पाकिस्तान को एक ऑर्गेनाइजेशन लेके चलते हैं, हमारा सबसे बड़ा ऑफिसर कौन सा है इस टाइम पाकिस्तान में?
इमरान खान। इमरान खान। क्या आपने कभी इमरान खान को देखा है कि बारिश आई हो तो वो झाड़ू उठा के सड़क पे लगा हुआ हो सफाई करते हुए? नो सर। नहीं देखा। या कभी अच्छा आपने इमरान खान को देखो कि वो खुद फोन करके जो लासा है या ये वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज है उनको कह रहा हो कि भाई फलानी नुक्कड़ पे पानी खड़ा है जाके साफ करो? नो सर। नहीं होगा। तो लिहाजा पहले नंबर पे जो टॉप है, टॉप मैनेजमेंट होती है जो सबसे ऊपर लेवल की, इनका काम ही नहीं होता, ये डायरेक्ट काम नहीं कर रहे होते बल्कि ये जस्ट डिसीजन ले रहे होते हैं। इसके नीचे आते हैं बेटा मिडिल लेवल के लोग जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स को तो पता है, ये कमिश्नर, डीसी, एसी वगैरह। यस सर। ये तो आपको फिर भी कहीं ना कहीं अपने इलाके में चलते फिरते नजर आ रहे होंगे। यस सर। और थर्ड नंबर पे फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं जो कि डायरेक्ट वर्कर्स को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे म्युनिसिपल कमेटी के जो हेड बैठे होते हैं, ये क्या होता है कि इनके नीचे डायरेक्ट वो सफाई करने वाला अमला आता है। तो लिहाजा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीन तरह के मैनेजमेंट के लेवल होते हैं, टॉप, मिडल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर। टॉप मैनेजर ये वो मैनेजर होते हैं जो एग्जीक्यूटिव लेवल के, तो ये जस्ट डायरेक्शन देते हैं, इसके अंदर सीईओ, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह। मिडल लाइन मैनेजर क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेट करते हैं लोअर लेवल मैनेजर को जो फर्स्ट क्लास है और टॉप मैनेजर्स के दरमियान, और ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी सर्विसेज और कौन सी गुड्स जो है वो प्रोवाइड करके हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर्स वगैरह। और थर्ड नंबर पे होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर। ये वो मैनेजर होते हैं जो डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहे होते हैं, मतलब सुपरवाइजर जो होते हैं जो डायरेक्टली वर्कर के सर के ऊपर खड़े होकर उनसे काम करा रहे होते हैं, हैव डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। इन लोगों की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनके अंदर फोरमैन, सुपरविजन, क्लरिकल सुपरविजन वगैरह वगैरह, तो ये स्टाफ आता है। तो लिहाजा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट होना मस्ट है। मैनेजमेंट है क्या, एक प्रोसेस है लोगों को और रिसोर्सेज को कंट्रोल करना। किस लिए? ताकि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट अचीव किया जा सके। अब जाहिर बात है मैनेजमेंट अगर एक प्रोसेस है तो उसके स्टेप्स होंगे, तो उसके 5 स्टेप हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट होती है उसके 3 लेवल होते हैं, टॉप मैनेजर जो सीईओज, डायरेक्टर्स, मिडिल लाइन मैनेजर ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट के दरमियान में होते हैं, इनके अंदर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर वो आते हैं। और फर्स्ट लाइन मैनेजर ये वो मैनेजर होते हैं जो डायरेक्टली वर्कर्स को सुपरवाइज कर रहे होते हैं। इसके अंदर सुपरवाइजर, क्लरिकल स्टाफ, क्लरिकल सुपरवाइजर, फोरमैन वगैरह वगैरह ये चीजें आती हैं। तो ये क्लियर है बेटा? यस सर। यहां तक किसी का Yes, कोई sir. क्वेश्चन?